नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत सम्राट नेपोलियन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से जो लुई नेपोलियन है, जो सम्राट नेपोलियन तृतीय बन जाता है, और किस तरीके से जो द्वितीय गणतंत्र की समाप्त करके वो द्वितीय साम्राज्य की स्थापना उसके द्वारा कर दी जाती है। वह जो फ्रांस का सम्राट बन जाता है, पहले कैसे वो राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति बनने के पश्चात उसके पश्चात वह अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है, जिसके लिए उसके द्वारा जो मतदान करवाया जाता है और फ्रांस की जनता के द्वारा उसे जो बहुमत के आधार पर जो फ्रांस का सम्राट बना दिया। अब फ्रांस का सम्राट बनने के पश्चात उससे के द्वारा किस तरीके से जो नीतियों का पालन किया जाता है, किस तरीके से की नीतियों को अपनाया जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसके तहत बात करेंगे कि उसके द्वारा कौन सी पॉलिसी जो गृह नीति के लिए अपनाई जाती है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और जैसा कि हमने कहा था, बात की जाए तो उसके द्वारा घोषणा की गई थी कि नेपोलियन का नाम ही जो अपने आप में क्या है, पूर्ण एक कार्यक्रम है। तो उसी के तहत उसने कहा था कि सबसे पहले जो बात की जाए, नागरिकों के हितों की बजाय जो राष्ट्र हितों को तवज्जो दी जाएगी, राष्ट्र हित को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, नागरिकों के अधिकारों को गौण रखा जाएगा। अगर बात की जाए तो उसके द्वारा ये भी कहा गया था, स्पष्ट किया गया था कि धीरे धीरे जो पहली बार जो अगर बात की जाए शुरुआती तौर में जो हमने देखा कि उसके शासनकाल को जो बात की जाए, जो नेपोलियन है, जो सम्राट नेपोलियन तृतीय बनता है, तो उसके शासनकाल को दो भागों में विभाजित किया था हमने। जिसके तहत जो उस शासनावधि की अगर बात की जाए तो हमने दो भागों में, एक तो 1852 से 60 ईस्वी तक निरंकुश व असीमित स्वेच्छाचारी था, और एक 1860 से 70 ईस्वी तक उदारवाद का काल माना जाता है। 1852 से 60 ईस्वी तक उसके द्वारा जो निरंकुश शासक के रूप में शासन किया जाता है, और 1860 से 1870 ईस्वी तक बात की जाए तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, 72 ईस्वी तक 1860 से अगर बात की जाए तो 1870 ईस्वी तक उसके द्वारा जो शासन किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उदारवाद के रूप में किया जाता है। तो उसके शासनकाल को दो भागों में हमने विभाजित किया। तो शुरुआती तौर में हम देखेंगे उसके द्वारा किस तरह की गृह नीति अपनाई जाती है और किस तरीके से जो शासन संचालित किया जाता है। तो गृह नीति के तहत उसके द्वारा स्पष्ट किया गया कि पहले वो राज्य के अंदर जो आंतरिक शांति व्यवस्था स्थापित करेगा, उसके पश्चात ही जो बात की जाए जो स्वाधीनता यानी जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को महत्व देगा, और उसके लिए उसके द्वारा जो स्वतंत्रता का जो बात की जाए अधिग्रहण करना पड़े किसी भी नागरिकों का, तो वह है जो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए और राष्ट्रहित के लिए करेगा। और व्यक्तियों के अधिकारों को जो क्या कर दिया जाता है, फ्रांस के नागरिकों के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। और इसी के तहत उसके द्वारा जो निरंकुशता के तौर पे जो शासन किया शुरुआती दौर में 1852 ईस्वी से लेकर 60 ईस्वी तक, वह एक निरंकुश शासक के रूप में पहचाना जाता है। उसका हालांकि उसका जो ये कहना था कि शुरुआती तौर में फ्रांस की जो आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा अनिवार्य है, जरूरी है, इसीलिए उसके द्वारा ये इस तरीके का जो मत प्रतिपादित किया जाता है। बात की जाए तो अब हम बात करते हैं उसके द्वितीय साम्राज्य का शासन विधान। जब द्वितीय साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, कब हो जाती है, 1852 ईस्वी में, और उसके द्वारा जो किस तरीके से जो शासन किया जाता है। तो पहले तो बात करते हैं द्वितीय साम्राज्य की स्थापना के साथ ही हमने देखा कि उसके द्वारा जो एक नवीन संविधान का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? सम्राट नेपोलियन के द्वारा। सम्राट नेपोलियन तृतीय बन गया, अब उसके द्वारा जो एक नवीन संविधान का निर्माण करवाया जाता है, और शासन की संपूर्ण शक्तियां अपने हाथों में क्या कर ली जाती, केंद्रित कर ली जाती है। और फ्रांस का वही क्या हो जाता है, सर्वेसर्वा हो जाता है। तो संपूर्ण शक्तियों को के द्वारा जो अपने अधिकार में कर लिया जाता है। ठीक है, सम्राट ही शासन का केंद्र बन जाता है। अब उसके द्वारा जो क्या किया जाता है, सेना पे संपूर्ण अधिकार कर लिया जाता है, नौसेना पे संपूर्ण अधिकार कर लिया जाता है, युद्ध और शांति संधि, यानी कि जो बात की जाए सेना है जो किसके नियंत्रण में रहेगी, सम्राट के नियंत्रण में रहेगी, चाहे नौसेना हो वह दोनों। और उसके अलावा जो युद्ध पर निर्णय करने का अधिकार किसे होगा, सिर्फ सम्राट को होगा। और युद्ध के पश्चात जो शांति संधि करने का अधिकार भी किसके पास होगा, सम्राट के पास होगा। ये बात उसके द्वारा
जो संविधान में अगर बात की जाए, संविधान का निर्माण उसी के द्वारा करवाया जाता है और उसके द्वारा जो अपने अनुरूप करवाते हुए संपूर्ण शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया जाता है। और ये जो अधिकार सिर्फ सम्राट के पास ही रहेंगे, चाहे सेना से संबंधित हो, चाहे नौसेना से हो, या युद्ध या शांति संधि से संबंधित सारे अधिकार किसको सुपुर्द कर दिए जाते हैं, संविधान के अनुसार सम्राट को। और ये जो पूरा शासन विधान है, जो ये नवीन संविधान बनता है 14 जनवरी 1852 ईस्वी को, इसके द्वारा बनाया जाता है। बात की जाए तो द्वितीय गणतंत्र की समाप्ति करने के पश्चात उसी पे आधारित जो द्वितीय साम्राज्य के विधान यानी शासन व्यवस्था, मूलतः अगर देखा जाए तो विधान यानी शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, विधान यानी शासन व्यवस्था होती है, तो ये उसी पे आधारित होती है जो संविधान का निर्माण करवाया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। अगर बात की जाए, हमने पहले भी देखा था, सम्राट के द्वारा जो अपने जो समर्थक है और उसके जो समर्थक सपोर्टर है, उन्हीं को मंत्री नियुक्त किया जाता है। ये संपूर्ण अधिकार किसके हाथों में ले लिया जाता है, सम्राट के द्वारा ले लिया जाता है। और उसके अलावा जो सीनेट है, राज्यसभा, उसमें जो सदस्य बात की जाए, उन सदस्यों का मनोनयन भी किसके द्वारा किया जाएगा, सम्राट के द्वारा। और वह किसके प्रति वफादार हो गया, अगर सम्राट के द्वारा अपने पक्ष के लोगों का, अपने समर्थकों का जो मनोनयन किया जाता है, तो वो सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। इस तरीके से सर्वे सर्वा कौन हो जाता है, सिर्फ सम्राट ही हो जाता है, वह निरंकुश हो जाता है। और उसके अलावा जो व्यवस्थापिका में हमने देखा कि 250 सदस्यों की व्यवस्था की जाती है और उनका निर्वाचन कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। ये नाम मात्र के लिए होता है, ये सिर्फ एक दिखावा होता है। अगर बात की जाए तो एक छलावा ही होता है। इसमें भी जो बात की जाए, व्यवस्थापिका के जो 250 सदस्य चुने जाते थे, उनमें भी जो सरकारी पक्ष के द्वारा भी अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते थे, विरोधी पक्ष के अलावा। और सरकारी पक्ष के द्वारा दबाव बनाया जाता जनता पे, और अपने लोगों को जो बात की जाए चयन करने के लिए दबाव बनाया जाता। इससे जो चुनाव की प्रक्रिया है वह निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती। और उसी दौरान जो हमने देखा, जो सरकारी पक्ष है उसके द्वारा उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, तो व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव भी जो निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाता है। और उसी द्वारा अपने हाथों में संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित करते हुए जो प्रीफेक्ट नियुक्त किए जाते हैं, ये प्रांतों का जो सर्वे सर्वा होता है, जैसे प्रांत का होता है ना, प्रांतपति सूबेदार होता है किसी भी प्रांत का, अगर बात की जाए राज्यपाल होता है, उसी तरीके से जो फ्रांस जो प्रांतों में विभाजित था, और प्रांतों का जो मुखिया होगा शासन संचालन की, जिसके पास जिम्मेदारी होगी, उसका नाम क्या होगा, प्रीफेक्ट। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रांतों में ये सम्राट का ही प्रतिनिधि होगा, सम्राट के द्वारा नियुक्ति करी जाएगी और इसको असीमित अधिकार दिए जाएंगे। और ये किसके प्रति वफादार होंगे, सम्राट के प्रति वफादार होंगे, क्योंकि सम्राट के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जा रहा है, तो सम्राट के प्रति ही वफादार होंगे और उसी की जो बात मानेंगे और उसी के हित में ये कार्य करेंगे। उसके अलावा जो नगरों में जो मेयर, डिप्टी मेयर है, इनकी नियुक्ति की जाती है, वो भी किसके द्वारा कर दी जाती है, सम्राट के द्वारा कर दी जाती है। सम्राट जो शासक होता है उसी के द्वारा जो बात की जाए नियुक्ति कर दी जाती है। तो लेकिन इनके अधिकारों पे बात की जाए तो इनके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है मेयर हुए। ये हालांकि ये अधिकार किसको होना चाहिए, जनता को होना चाहिए। अरे जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने चाहिए किसी भी नगर के लिए अगर बात की जाए तो मेयर और डिप्टी, लेकिन सम्राट के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ये तानाशाही एक तरीके से उसके द्वारा जो निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है। और ये राजतंत्र के अंदर तो यही होगा। अब उसके द्वारा जो सम्राट के विरुद्ध लिखने वाले जितने भी हैं उनके विरुद्ध जो क्या कर दिया जाता है, जो भाषण देने व लेखन लिखने पे क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है कि किसी तरीके से जो राजतंत्र के खिलाफ कोई व्यक्ति न बोले और राजतंत्र के खिलाफ किसी जनता को न भड़काए। तो इस तरीके से उसके द्वारा भाषणों पे, लेखनों पे क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और जिन समाचार पत्रों, हालांकि विपक्षी पक्षों को समाचार पत्र प्रकाशित करने का अधिकार है, लेकिन समाचार पत्र को प्रकाशन से पूर्व बात की जाए गृह मंत्री की क्या लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी और वहीं से जो बात करवाई जाए अप्रूव करवाना पड़ेगा। उसके पश्चात वह समाचार पत्र का प्रकाशन कर सके। अगर सरकार के विरुद्ध किसी तरह की बात छापी जाती है तो गृह मंत्री को ये रोक लगाने का अधिकार होगा कि वह समाचार पत्रों पर रोक लगा दे। और मूलतः देखो तो सम्राट के हाथ में ये शक्ति रहती है। तो इस तरीके से जो इनके विरुद्ध लिखने वाले समाचार पत्रों पर भी इनके द्वारा क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है।
इसके अलावा जो राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दी जाती है, कोई व्यक्ति इकट्ठे होकर राजनीतिक सभाएं नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक सभा का आयोजन करवाया जाता है तो पहले उससे पहले जो क्या करना होगा, जो परमिशन लेनी होगी सरकार से बात की जाए तो। उसके अलावा परमिशन के अलावा भी जो एक पर्यवेक्षक यानी एक व्यक्ति निगरानी रखने वाला होगा, जिसकी देखरेख में ही जो राजनीतिक सभा का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। उस पर्यवेक्षक की नियुक्ति अनिवार्य होगी, उसके बगैर किसी तरह की राजनीतिक पर्यवेक्षक यानी निरीक्षक हो गया तो इसके बगैर कोई भी जो राजनीतिक सभा नहीं हो सकती। और उसके अलावा सीनेट के सदस्य हैं, चाहे व्यवस्थापिका के सभी सदस्यों को जो क्या किया जाता है, साम्राज्य के प्रति, द्वितीय साम्राज्य के प्रति जो निष्ठावान बने रहने की क्या शपथ दिलाई जाती है। और ये शपथ लेना अनिवार्य होता है। अगर कोई व्यक्ति शपथ नहीं लेता है तो वह इनका सदस्य नहीं बन सकता। तो एक तरीके से तुम देखोगे संपूर्ण शक्तियाँ किसके हाथों में केंद्रित हो जाती है, जो सम्राट नेपोलियन के। और इसी में जो लिप्सन महोदय हैं, इनका एक स्टेटमेंट है कि वास्तव में नेपोलियन की शक्ति का आधार सेना ही थी, क्योंकि सेना के आधार पर बात की जाए संपूर्ण फ्रांस पे उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। लिप्सन महोदय का मानना था कि वास्तव में नेपोलियन की शक्ति सम्राट की क्या थी, सेना शक्ति थी, जिसके आधार पर उसके द्वारा संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है और जिसके बल पर साम्यवादियों का बड़ी कठोरता के साथ दमन किया जाता है। साम्यवादी जो इनके विरोधी थे उनका दमन कर दिया जाता है, कई लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाता है और कई साम्यवादियों को जो फ्रांस से क्या कर दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने जो सम्राट नेपोलियन तृतीय की नीति के बारे में जाना, किस तरीके से उसके द्वारा सम्राट बनने के पश्चात शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है और किस तरीके से संपूर्ण शक्तियों के अपने हाथों में केंद्रित कर लिया जाता है और वही जो शासन का मुखिया बन जाता है, जिसके तहत समाचार पत्रों पर भी रोक लगा दी जाती है। उसके अलावा जो सदस्यों का बात की जाए तो उसी के द्वारा जो चयन किया जाता है वही मनोनीत करता है, चाहे नगर निगम के सदस्य हो, चाहे प्रीफेक्ट हो जो प्रांत का मुखिया हो। इसके अलावा सेना, नौसेना पर अपना संपूर्ण अधिकार कर लिया जाता है। युद्ध व शांति के अधिकारी भी सम्राट के पास होते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति भी उसी के द्वारा होती है। सीनेट, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति भी इसके द्वारा, ताकि वह उसके प्रति वफादार बने रहे। तो अपने चाहते लोगों को, अपने समर्थक लोगों को उसके द्वारा जो क्या किया जाता है, शासन में भागीदारी दी जाती है और अपने विरोधियों के प्रति जो उसके द्वारा जो कड़ा रवैया अपनाते हुए उनका दमन कर दिया जाता है। और राजतंत्र को मजबूत करने के लिए उस तरीके से जो अपना शासन विधान यानी कि संविधान भी उसी के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इस तरीके से ये द्वितीय साम्राज्य का शासन विधान हमें देखने को मिलता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह की शंका हो तो आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।